नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम महेश शर्मा और वैसे तो मैंने आपको पहले से ही शानदार कंटेंट यूट्यूब पे दे रखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं इंपॉर्टेंट, वही एग्जाम में आते भी हैं। तो वहां तो सब कुछ था, लेकिन आपकी और डिमांड थी कि इनसे भी कुछ कम किया जाए, यानी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हमें दिए जाए ताकि हम लास्ट डे मतलब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वगैरह करके जाए। तो यहां मैंने टोटल 45 क्वेश्चन लिए, यानी आपका सेक्शन सी, सेक्शन डी और मैक्सिमम आपका सेक्शन बी इनसे कवर हो जाएगा। इनमें मैक्सिमम डेरिवेशंस है और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जो मेरे को लगे वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये पीडीएफ आपको मिलेगी जो टेलीग्राम चैनल अपना आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस, तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करके ज्वाइन कर लो या सीधा आप लिंक से भी चल जाना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगा। तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस चैनल के ऊपर ये मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो चैप्टर फर्स्ट से मैंने लिए 2 4 5 क्वेश्चन लिए। तो चैप्टर फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, drive a relation for electric field due to an electric dipole at a point on the equatorial plane of the electric dipole, draw necessary diagram। यानी आपको जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, उसकी जो इक्वेटोरियल लाइन है उसकी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू 2kp/r³ वाला डेरिवेशन यहाँ पे करके आना है। हिंदी के लिए विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको करके आना, ये कर लेना। वैसे आपका हो गया होगा, ये डेरिवेशन कर लेना, एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड यहाँ पे ले रखा है, गॉस लॉ की वजह से जो एक स्टेट गॉस लॉ या गॉस लेविन कर दिया, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स drive an expression of electric field due to infinitely long straight uniformly charged wire, draw necessary diagram। यानी ये हिंदी में बोले थे स्थिर वैद्युतिक में गाउस का नियम आप पढ़ जाना, लिख जाना, याद कर जाना। और उसके बाद अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। मतलब आपके पास एक अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, इसका आवेश आप मान लीजिए रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा मान लो, तो इससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है E इज इक्वल टू 2k λ/r वाला डेरिवेशन आपको करके आना है। इसी को बोल देते अपन E इज इक्वल टू λ/2πε0r वाला डेरिवेशन। रट जाना, आपको एग्जाम में देखने को मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के साथ आपको जो आपका स्फेरिकल सेल होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो अंदर तो जीरो होता है, सरफेस पे अगर त्रिज्या इसके रेडियस r मान ले कैपिटल, तो सरफेस पे आता है KQ/R², और बाहर होता है KQ/स्मॉल r² का डेरिवेशन करके जाना। साथ में इसका जो ग्राफ वगैरह बनता है E और R के बीच का जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ भी आपको करके जाना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 जो ले रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना पड़ सकता है आपको, और साथ में जो गाउस के नियम से जो आपका जो यूनिफॉर्मली जो एक समतल चादर होती है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक जो प्लेन शीट होती है, इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है E इज इक्वल टू σ/2ε0 वाला डेरिवेशन कर लेना। भाई क्वेश्चन पूरा मैं नहीं पढ़ रहा, ये रहा आपके सामने, आप पढ़ लीजिए रहा, ठीक है, क्लियर। क्या करना है मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। तो ये मैंने यहां से लिया आपके लिए, चैप्टर फर्स्ट से लिए 4 क्वेश्चन, चैप्टर सेकंड में आ गया आपका 5 क्वेश्चन नंबर 5 से। तो यहाँ पे जो बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू KQ/R का डेरिवेशन करना है मस्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो कौन सा लिया मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो V इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा, V इज इक्वल टू KP cos θ/r² वाला डेरिवेशन। ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, बस क्या करना है वो मैं बोल रहा हूँ। भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ पढ़ लीजिए, ये करना है, ठीक है। आगे 7 जो ले रखा है, वो ले रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आता है, यानी संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला आता है 1/3 के लिए करते हैं जनरली, 1/c इक्वल इज टू कौन सी बात हो रही है, सातों की बात हो रही है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 वाला डेरिवेशन करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए, कौन सा है, ड्राइव एन मतलब आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू
ए एप्सिलॉन बाई डी, यानी हिंदी में बोल तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको करना ये वाला। ठीक है, आगे आगे अपन चैप्टर नंबर 3 में। ये जो चैप्टर नंबर 3 9 से शुरू हो गया। जो आपका ओम का नियम होता है, यहाँ पे वेक्टर लिखा लगा पाया में, जे वेक्टर इज इक्वल टू जो सिग्मा ई वेक्टर का जो डेरिवेशन वो कर लेना, एक बार देख के जाना है, कर लेना है, डेरिवेशन कर लेना है। ठीक है, अपन वेग के आधार पर, ये वेग था, वेग हो गया, अपन वेग के आधार पर ओम के नियम जे वेक्टर बराबर, यहाँ सिग्मा भी लिखना था, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर का डेरिवेशन करके देना। आप बोलोगे चैप्टर नंबर 3 में डेरिवेशन नहीं, लेकिन फिर भी कर जाना, फिर भी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी डेरिवेशन आप करके जाना है। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, आपको करना है यहाँ पे जो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक आपको करके देना। भाई सवाल ये लिखा, पढ़ लीजिए, पूरा में नहीं पढ़ रहा, आपको भी पता है क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो टाइम खराब। मैं बस ये बता दूं क्या करना आपको, इतना मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या करना है आपको। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 में व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र और इसकी संतुलन अवस्था का जो प्रतिबंध, बैलेंस कंडीशन का जो फॉर्मूला होता है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, उसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। वेस्टर्न नहीं, व्हीटस्टोन था ये, व्हीटस्टोन था, टाइपिंग मिस्टेक होगी जल्दीबाजी में, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। उसके बाद किरचॉफ के जो लॉज है वो याद करना, और नाम के जितने भी लॉ सारे याद कर लेने, किरचॉफ्स लॉ आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 तक बात हो गई। आगे अपन चैप्टर नंबर 4 में आ जाए, तो चैप्टर नंबर 4 में एक तो अनंत लंबाई का जो तार होता है, अनंत लंबाई का जो तार होता है, इसमें करंट अगर आई बह रहा है तो इससे ए दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबक के क्षेत्र होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए वाला डेरिवेशन करके जाना है। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करके जाना है, ये वाला बात क्लियर है। और साथ साथ में इस चैप्टर में लिखे नहीं है बायोसाउट नियम और एम्पियर नियम के फॉर्मूले, मैथमेटिकल फॉर्म गणितीय रूप याद करना, और बायोसाउट नियम का वेक्टर फॉर्म सदिश रूप भी देख लेना, और बायोसाउट लॉ और एम्पियर लॉ याद कर लेना है। ठीक है, लिखे नहीं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर जो 14 है, आपका जो धारावाही पास की एक्स पर चुंबक के क्षेत्र, यानी जो आपका एक सर्कुलर लूप होता है, करंट कैरिंग कहाँ लिखा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, यहां से अगर इसके बाद रेडियस r मान ले और इसमें करंट I मान ले, तो इसकी सेंटर से x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे में 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 वाला डेरिवेशन करना है। उसके बाद 15 जो क्वेश्चन है, वो दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य कार्यरत बल, यानी डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स, यानी कौन सा डेरिवेशन करना आपको यहाँ पे कि दो वायर है, दोनों में करंट मान लीजिए, इसमें जा रहा है I1 करंट, इसमें जा रहा है I2 करंट, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए D है, तो इनके बीच जो फोर्स होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू, मैं यहाँ फॉर्मूला देता हूँ, F इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाई L, जो आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी वाला डेरिवेशन देख लीजिए ढंग से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, जो सोलेनॉइड होती है उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, परिनालिका की एक्स पर चुंबक के क्षेत्र कौन सा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई वाला डेरिवेशन, कौन से के लिए, सोलवे के लिए। ये आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया। चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन में यहाँ लिखे नहीं, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ, चैप्टर नंबर 5 में आप प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ की मतलब जो परिभाषा, साथ में इनके एग्जांपल्स याद कर लीजिए, और जो विभिन्न चुंबकीय राशि में जो संबंध होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस XM वाला ये डेरिवेशन आप कर लेना, एक तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ठीक है, और साथ में चुंबकत्व में गाउस का नियम, और यदि एकल चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व होता चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता है, ये सवाल मैंने बोला, या सुन लिया होगा आपने, ये कर लेना है, ये जो इसमें लिखे नहीं है ज्यादा। आगे चैप्टर नंबर 6 में आ जाइए। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया मैं 17वें क्वेश्चन से। इसमें तो जो एसी जनरेटर है उसका डायग्राम और उसका जो ईएमएफ का जो डेरिवेशन है, फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू जो E नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा है, ये डेरिवेशन आप देख लीजिए, कर लीजिए, बात क्लियर। उसके बाद 18वां जो क्वेश्चन वो भी चैप्टर नंबर 6 का जो आपका ये जो E इज इक्वल टू BVL वाला डेरिवेशन है वो पढ़ लीजिए, यहाँ पूरा लिखा हो, ये वाला डेरिवेशन आपको इसमें करना है, बात क्लियर। देख लेना एक बार, क्वेश्चन पूरा यहाँ आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर, आप पढ़ लीजिए। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस के ऊपर। बाकी पीवाईक्यूज का आपको चाहिए सॉल्यूशन तो आप मेरे से वो पीडीएफ भी ले सकते हो।
ठीक है, उसका चार्ज है लेकिन 11 रुपए पर चैप्टर PYQs का, ये आपको फ्री में दे देंगे अब। ठीक, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका आ गया चैप्टर नंबर 7 का, जो LCR सर्किट है, LCR सर्किट का जो इंपीडेंस प्रतिबाधा का जो डेरिवेशन है कौन सा, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन रट जाना है, कर जाना है, ये डेरिवेशन कर जाना है, ये डेरिवेशन कर जाना है, बात क्लियर है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 20 आपका एवरेज पावर का फॉर्मूला, नहीं बैंडविड्थ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ इन LCR सीरीज सर्किट। LCR श्रेणी परिपथ के लिए बैंड चौड़ाई का व्यंजक कौन सा वाला, जो आता है डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू R बाई L, जो डेरिवेशन आता है वो आपको पूरा करके जाना है। इसी को अपन R बटे 2 पाई L भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको करके जाना है। उसका जो 21वां सवाल है वो प्रत्याधारा परिपथ में औसत शक्ति एवरेज पावर इन ऐसी सर्किट कौन सा, P एवरेज जो होता है आपका VRMS IRMS इनटू में क्या आता है cos फाई, और cos फाई को बोलते हैं शक्ति गुणांक, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक बोलते हैं किसको, cos फाई को। ठीक है, तो ये आप करके जाना है। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 में आ जाते हैं तो यहाँ पे एक तो जो आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अपवर्ती दूरदर्शी उसका वो कंप्लीट करके जाना है, उसका डायग्राम, उसकी वर्किंग, उसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, यहां से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसकी कौन सा आपका 22 हो गया। 23 में आपको करके जाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंप्लीट करके जानी है, डेरिवेशन सब कुछ करके जाना है, बात क्लियर है। उसका जो आगे लेंस मेकर फॉर्मूला ढंग से लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन 24 लेंस मेकर सूत्र कौन सा वाला, ये वाला 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इनटू में 1/r1 माइनस 1/r2 डेरिवेशन। यहां से न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो आपको मिरर फॉर्मूला, मिरर सूत्र, दर्पण सूत्र, जो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f का डेरिवेशन कर लेना है। उसके बाद 26वां जो सवाल मैंने लिख के दिया आपको, जो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर रिलेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू R/2 वाला डेरिवेशन आपको देख के जाना है। ठीक है, करके जाना है आपको ये, बाकी इनका सबका सॉल्यूशन आपको PYQs में मिल जाएगा, वो आप मेरे से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे जो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला होता है कौन सा, यहाँ ढंग से फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, n2/v, कौन सा वाला, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे r वाला डेरिवेशन करके जाना है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आगे चैप्टर नंबर अपन 10 में आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो हाइगेंस वेव थ्योरी से आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूव करना है, यानी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन को प्रूव करना है। उसके बाद यहाँ पे आगे राइट मतलब विवर्तन और व्यतिकरण में दो अंतर आपको लिखने, राइट नहीं, ये वो नहीं लिखा, राइट एनी टू नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक दो शर्तें आपको लिख के आनी है, याद कर लीजिए। ठीक है, ये हिंदी में मैंने बोल दिया, नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। उसके बाद प्रकाश के ये हो गया। 30 आपको जो करना है, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई दो अंतर, यानी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में आपको दो डिफरेंस बताने याद होने चाहिए। उसका जो डेफिनेशन है वेव फ्रंट की याद कर लीजिए, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन और मेलस लॉ भी याद कर लीजिए। मेलस लॉ आपसे ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं पूछ लेगा, वो घुमा फिरा कहीं भी पूछ लेगा। यह आपका चैप्टर नंबर 10 पूरा हो। चैप्टर 10 के अंदर और आपको सेफ खेलना है, तो जो YDSC की जो मैथमेटिकल कंडीशन होती है ना, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव की, जिससे Y जो मतलब कौन सी गणितीय शर्तें, यानी Y फॉर nth ब्राइट क्या आता है फॉर्मूला, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये तो होता है समपोषी के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए। और Y फॉर nth डार्क जो आता है आपका 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल T बाई 2 स्मॉल d, ये कर लो। और साथ में न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूले होता है किसके, एम्पलीट्यूड का, a इज इक्वल टू जो स्क्वायर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई वाला। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी अब याद करके जाना, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी के फॉर्मूले, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले कर लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। बाकी आप कर लीजिए, जहां पे लिखा हो करके, वो तो ये तो करके जाना ही है। आगे चैप्टर नंबर 11 में
ये पहले डेफिनेशंस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस आप याद कर लेना। सारे जो इसमें ग्राफ है चैप्टर में, जो ग्राफ बनते हैं, जैसे ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी विच ग्राफ, ये वाला ग्राफ बनता है। ऐसे यहाँ पे अलग अलग ग्राफ, ऐसे भी ग्राफ है। ये ग्राफ आप यहाँ देख के जाओगे, ये वाले ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ पे इस चैप्टर से आप देख के ही जाओगे। आपको PYQs में मिल जाएंगे, PYQs में ग्राफ आपको मिल जाएंगे, तो ये देख के जाओगे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, कौन सा, E इज इक्वल टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन प्रकाश बिंदु समीकरण, कौन सा वाला, E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स वाला डेरिवेशन पूरा, ठीक है। या इसको एच न्यू, यहाँ पे एच न्यू नॉट भी लिखते हैं, और के मैक्स गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसको अपन हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख के चलते हैं। बाकी इसको लेमडा के रूप में लिखना हो तो एस सी बाई लेमडा आ जाएगा यहाँ पे, या एस सी बाई लेमडा नोट यहाँ पे आ जाएगा, न्यू नोट यहाँ से हट जाएगा फिर। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने आनी चाहिए। ये आपका चैप्टर नंबर 11 हो गया। इसमें एक सवाल और कर जाना कि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की विद्युत प्रभाव को क्यों नहीं समझा सकते, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन और देखना है इसके अंदर। आगे चैप्टर 12 में आ जाओ। चैप्टर 12 में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है, बोर के जो अभिग्रहित, बोर्स दोनों पोस्टुलेट तीनों जो याद कर लीजिए, लिख के आपको आने पड़ सकते हैं। और उसके बाद जो इनके ड्रॉबैक्स है रदरफोर्ड की और बोर और रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स कमी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पोस्टुलेट है उसका जो डी ब्रोय एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पे कर लेना, देख लेना, पूरा मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। ये आपका चैप्टर नंबर 12 हो गया। बाकी इसमें फॉर्मूले होते हैं रेडियस के, वेलोसिटी के, एनर्जी के, u इज इक्वल टू -2 के इज इक्वल टू 2e, इससे यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है कौन सा वाला, आर एन इज इक्वल टू क्या होता है, मैं खुद बोल रहा हूँ, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 एन स्क्वायर जेड मीटर। यहाँ से जो रेडियस होती है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो आप कर लेना। बाकी आ जाओ चैप्टर नंबर 13 में, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा और इसके आधार पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी देखना। उसके बाद नाभिकीय बल के गुणधर्म, नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन को परिभाषित करना है, और समीकरण जो R बराबर R नोट a की पावर 1/3 उसके आधार पर आपको प्रूव करना है कि जो नाभिक का घनत्व वो क्या होता है, अचर होता है, कांस्टेंट होता है, वो मास नंबर पर द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। और ये जो ग्राफ यहाँ पे बना लेना, ये प्रति न्यूक्लियन और बंधन ऊर्जा के बीच में द्रव्यमान संख्या, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्य जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ भी आप देख लेना है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका चैप्टर नंबर हो गया आपका 13। आगे ये 4 क्वेश्चन है। दिष्टकरण क्या होता है, अर्धतरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र और निवेशी और निर्गत वोल्टेज जो तरंग रूप होता है ना, ये वाले, ये तो आपका निवेशी बनता है ऐसा, निर्गत में इसमें क्या आएगा, अर्धतरंग में ऐसे जो ग्राफ बनते हैं ये वाले ग्राफ आप करके जाने। तो ये अर्धतरंग और ये नीचे पूर्ण तरंग दे दिया। और 45वां क्वेश्चन कौन सा आपका, जो 45वां क्वेश्चन ये वाला आपका, अगर बाइसिंग क्या होती है, अगर रिवर्स बाइस क्या होती है, फॉरवर्ड बाइस क्या होती है, और साथ ही में फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का जो सर्किट डायग्राम है वो, और आपके जो इनके कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं VI, ये आपका फॉरवर्ड का हो गया VI, और ये आपका रिवर्स का ऐसा हो जाता है ये ग्राफ, और साथ में सर्किट डायग्राम आप देख लेना। पूरा सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, PYQs की PDF में आपको ढंग से मिल जाएगा अच्छी तरह से। तो ये क्वेश्चंस थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 45 क्वेश्चन, और इन 45 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड है, सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस आने वाले रहते हैं इन सेक्शन सी, सेक्शन डी, और मैक्सिमम आपका सेक्शन भी इन्हीं क्वेश्चन से कवर होने वाला है, आप मान के चलना। तो ये क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है। बाकी अपने चैनल का थोड़ा सा ये प्रचार है, RBS फिजिक्स क्लासेस, आप भी शेयर कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, भलाई होगी लोगों की भी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, वही RBS फिजिक्स क्लासेस। आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लो, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये PDF में अभी वहां पे डाल देता हूँ, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।